नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा से आज भारत लौट रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी की बड़ी बैठकों में लेंगे हिस्सा, कई फैसलों पर लगाएंगे मोहर। बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग के आंकड़ों से विपक्ष हुआ परेशान। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा 56 लाख फर्जी वोटर के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार, मांगा इस्तीफा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले ऐसी सरकार का समर्थन करके दुखी हूं। कर्नाटक भवन कांड से कांग्रेस की फजियत, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के स्पेशल ऑफिसर्स आपस में भिड़े, कोर्ट तक पहुंचा मामला। आज पूरा देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की अपनी विदेश यात्रा से आज भारत लौट रहे हैं। मालदीव के साथ कई समझौतों पर सहमति के बाद पीएम मोदी फौरन तमिलनाडु का दौरा भी करने वाले हैं। पीएम मोदी ने खुद जानकारी दी है कि मालदीव की यात्रा के बाद वो सीधे तूतीकोरिन पहुंच रहे हैं, जहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी होने वाली है। दरअसल सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के साथ होगी और जिसे लेकर विपक्ष ने भी सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। ऐसे में सोमवार को सदन में होने वाली चर्चा काफी अहम है। पीएम मोदी की भारत वापसी और ऐसे में सियासी हलकों में कई चर्चाएं तेज हैं। कितनी सक्सेसफुल यात्रा से वापस लौट रहे हैं। एफटीए का साइन होना इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड के साथ एफटीए के साथ साथ 3-4 यूरोपियन कंट्रीज भी चाह रही हैं कि भारत के साथ वैसा ही मसौदा जो है हम साइन करें। लाइन लग गई है। दूसरी तरफ मालदीव, इतना इंपॉर्टेंट, यहां से चाइना को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वहां पर स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बीच हिंद महासागर में एक ऐसा आइलैंड जो चाइना के वर्चस्व से ग्रसित था, बाहर निकाला, और जहां वामपंथियों द्वारा प्रायोजित, जिस तरह से हिंदुस्तान में मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज वो चाइना के इशारे पे उस तमाशा करते रहते हैं, जो वो तमाशा मालदीव में भी हो रहा था। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चरम पे था। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह की डिप्लोमेसी की कि वहां के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। तो ये कमाल है इस सरकार की कि आप किस तरीके से डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब वापस आना है। बहुत सारा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर में। जैसे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया। प्रधानमंत्री ने ही उनको कहा था कि आप इस्तीफा दो और निकलो, क्योंकि आप विपक्ष के हाथ में कठपुतली बन गए हो और सरकार को एम्बेरस करना चाह रहे हो। तो एक तो वो फैसला, कौन होगा नया उपराष्ट्रपति। नंबर 2, कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रही है। अगला अध्यक्ष भी चुनना है, तो अगले अध्यक्ष की भी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। ये भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। और तीसरी जो अहम जानकारी आ रही है वो ये, जहां तक फैसलों की बात है, कि कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और नए लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। और इमीडिएटली, जैसा कि आपने बताया कि सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विपक्ष व्याकुल है बहस करने के लिए, तो इनका भी इंतजाम बहुत कायदे से होगा। यकीन मानिए कि इस बहस में विपक्ष सिर्फ शोरगुल करता रहेगा और जवाब सुनने का मादा वो पैदा नहीं कर पाएगा। जी, खबरों में अब बात एसआईआर पर देश में मचे बवाल की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईसी की वोटर लिस्ट अपडेशन यानी एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है।
बिहार से लेकर संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में 56 लाख फर्जी वोटर को लेकर सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर जो आंकड़े जारी किए थे, जिसमें ईसी ने 56 लाख फर्जी वोटर बताए हैं, उस पर तृणमूल सांसद ने कहा कि सीमा से जुड़ा मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए अगर 56 लाख अवैध घुसपैठिए आए हैं तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? देखिए, पहली चीज तो ये टीएमसी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने माना कि 56 लाख बिहार में फर्जी वोटर्स हैं। आप इस्तीफा बाद में मांगे, लेकिन अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। चलिए, एक कदम आपने लिया, पॉजिटिव साइन है कि आपने माना कि 56 लाख बिहार में फर्जी वोटर्स हैं। अब आपने एक बार ये मान लिया कि ये फर्जी वोटर्स हैं, तब तो उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। कहां से फर्जी वोटर्स पैदा हुए, किसने कराए, कब कराए, ये भी समझना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 2014 के पहले के लोग फर्जी वोटर में चल रहे थे, वो अभी तक चल रहा था। 20-20 लाख लोग मर गए और उनका नाम अभी भी चल रहा था, तो कौन वोट कर रहा था उनकी जगह? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो कई सारी चीजें हैं। दिक्कत क्या है? विपक्ष डिरेल हो चुका है। डिरेल इसलिए हो चुका है क्योंकि ये जनता के सवालों को उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है, या यूं कहें कि इनको ये बिलीव हो गया है, इनको समझ में आ गया है कि जनता के मुद्दों को उठाने से उनको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है। सरकार को घेरने के लिए 100 मुद्दे हैं देश में, लेकिन आप उस तरह के मुद्दे को उठाते हैं जिसका कोई न सिर होता है न पैर होता है। एसआईआर के ऊपर आपने बवाल किया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? सिर्फ आपने देश का नुकसान किया। 5 दिन संसद नहीं चलने दिया। क्यों? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आ जाएगा। और जब आप लोग खुद ही मान रहे हो, महुआ मोइत्रा कंप्लेनेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सबसे पहले वही दौड़ती दौड़ती गई थी। और जब आप ही कह रहे हो कि फर्जी वोटर्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगा भाई फर्जी वोटर्स तो ठीक काम हो रहा है। अब इमीडिएटली अब ये काम बंगाल में भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सही है, और इलेक्शन कमीशन इस बात पे भी सही है कि वो इस तरह का एक्सरसाइज पूरे देश भर में करना चाहता है, तो ये स्वागत योग्य काम होगा। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के साथ साथ अब सरकार का समर्थन करने वाले नेता भी सवाल उठा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो चुके हैं। घटनाओं की निंदा करना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये समझना कि ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नाकाम सरकार करार दिया है। चिराग पासवान ने अचानक से क्यों नीतीश पर निशाना साधा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि बिहार में जो सरकार बड़ी लुंज-पुंज है। सरकार के नाम पे आप 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, और राज्य की स्थिति जो है वो बदली नहीं। विकास के नाम पे सिर्फ वहां पे राजनीति होती रही, बयानबाजी होती रही। तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि चिराग पासवान जो बात उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे घटनाएं हो रही हैं और बेहिसाब हो रही है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज, ये कौन होते हैं? आपको सीटें ज्यादा चाहिए तो आप पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। भाई, अगर आपको इतनी चिंता है बिहार के लोगों की कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, भाई एनडीए से इस्तीफा दे दीजिए, वापस चले जाइए, तब तो बात है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। बातें आप सही कह सकते हो, लेकिन कौन कह रहा है? आपराधिक घटनाओं के बारे में आरजेडी की तरफ से सरमन नहीं कोई दे सकता, क्योंकि लोग
पूछे कि भाई तुम्हारा बैक रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारी सरकार थी तब तुम क्या कर रहे थे। भाई बीच बीच में तेजस्वी यादव ये जो नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे हैं कि भाई बेसुध है, तो उनको तबीयत खराब है, बेकार लुंज पुंज मुख्यमंत्री है, तो भाई आप भी तो उनके डिप्टी थे उस समय, तो आप चले गए। देखिए, नेताओं का जो बयान है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्विंग, अपने हित में अपनी पार्टी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है या उनके सलाहकारों को ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख कुछ बदल रहा है, शायद उनको एनडीए के अंदर उतनी सीटें ना मिले। पिछली बार भी आपने यही किया था, नीतीश कुमार को आप आरोप लगा करके आप चुनाव अलग लड़े थे, क्या फायदा हुआ, आपको वापस एनडीए में आना पड़ा। तो जब जब बिहार का चुनाव आता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनडीए अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर महागठबंधन की अलायंस पार्टनर्स हो, ये सब इस तरह का बयान दे देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो उस महागठबंधन या एनडीए के अंदर वो हासिल कर सके। बिल्कुल। और खबरों में अब बात कर्नाटक कांड की। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई। वहीं दिल्ली के कर्नाटक भवन में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर इसी दौरान आपस में भिड़ गए। इस मामले की शिकायत दर्ज हुई है और एक्शन की मांग की गई है। दरअसल सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सी मोहन कुमार और एच अंजनय के बीच कर्नाटक भवन में जमकर मारपीट हुई। अंजनय का आरोप है कि मोहन कुमार ने उन्हें जूतों से मारा, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि कर्नाटक भवन में मौजूद दूसरे सरकारी कर्मचारियों के सामने दोनों अधिकारियों के बीच गाली गलौज हुई और दोनों ने एक दूसरे को धमकी भी दी। इस जूता कांड का असर कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक भवन में जो जूता कांड हुआ है उससे कर्नाटक की सियासत में उबाल आ गया है। देखिए, दोनों एक दूसरे के ओएसडी हैं। ये बहुत ही पर्सनल, बहुत ही नज़दीकी लोग होते हैं जो डिप्टी सीएम या सीएम या पीएम, कोई मंत्री, ये बहुत ही क्लोज लोग होते हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब इसी स्तर पे लड़ाई चल रही है। जूता चप्पल मार रहे हो एक दूसरे को, अधिकारी हैं ये लोग। जूता चप्पल मारने की और लड़ाई की नौबत इसलिए आई है क्योंकि ये अपने बॉसेस को उस तरह से लड़ते हुए देख रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति में क्या हो रहा है, ये दोनों शख्स जो जूता चप्पल चला रहे थे उनको सबसे ज्यादा मालूम होगा। सबसे ज्यादा यही अपने अपने बॉसेस के, ये मोहन कुमार, ये सिद्धारमैया का आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ है। वैसे ही आंजनेय, ये डीके शिव कुमार का आंख नाक हाथ पैर सब कुछ है। और इसलिए ये साफ बता रहा है कि ये सरकार तो ज्यादा दिन तक अब नहीं टिकेगी, ये टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि युद्ध की जो उसको कहते हैं लड़ाई का स्तर अगर यहां तक पहुंच गया है तो ये बता रहा है कि कर्नाटक में कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। जी, खबरों के आखिर में बात कारगिल दिवस की। आज पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज के ही दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाकर कारगिल की बर्फीली चोटी पर विजय का झंडा लहराया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के समर्थकों के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा कि जो भी ताकत भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने या लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। बिल्कुल गर्व की बात है। कारगिल युद्ध जो है, आप इस बात को समझिए कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, मिलिट्री हिस्टोरियंस जो लिखते हैं, बताते हैं कि कौन उस तरह के युद्ध थे जो बहुत ही सबसे डिफिकल्ट तरीके से जीता गया। पराक्रम
कि पराकाष्ठा किस तरह के युद्ध में कारगिल उसकी लिस्ट में है। वी वॉन एन इम्पॉसिबल वॉर, जिसे जीता नहीं जा सकता। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ओपन दुश्मन के निशाने पे, और आप जान की बाजी लगा करके आपने वो हासिल किया जिसके बारे में कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन हमने ये काम किया। हालांकि अभी की सरकार होती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फिर हम घुस के मार देते। ये डिफिकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये तय कर रखा था कि हमारे एयरफोर्स हिंदुस्तान के एयर स्पेस को वो क्रॉस नहीं करेंगे। पहले फिल्म में भी देखते थे ना, कारगिल पे फिल्म बनी है, बहुत सारे जगहों पे। आप देखिए कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। ये हमने पहले एक मॉरल स्टैंड ले रखा था कि किसी भी कीमत पे एलओसी क्रॉस नहीं करना है। लेकिन अब हम लोगों ने इन सब चीजों को, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की चीजों को साइड कर दिया है। इसलिए जो कारनामा हमने किया, एक एथिकल लड़ाई, और सबसे बड़ी चीज ये कायर पाकिस्तानी मारे गए। मरने के बाद इनके अपने मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, इनके अपने सैनिक, उनकी लाशें बिछ गई। और ये कायर कौम अपनी लाशों को भी लेके नहीं गया। उसके सैनिक, उनके परिवार, वो ढूंढते रह गए। प्रोटेस्ट तक हुआ वहां कि कम से कम बॉडी तो ले आओ। लेकिन ये हिंदुस्तान है, बकायदा इन लोगों को जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ के दफनाया जाता है, वो काम हिंदुस्तान ने किया। तो एक बहुत तरीके से इस युद्ध को याद किया जाना चाहिए, और कारगिल के बारे में आने वाले जनरेशन को बताना भी चाहिए। और हिंदुस्तान की आर्मी कैसे ये एक सुपरमैन वाली आर्मी है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।